Hello everyone, welcome to Study for Elvers. As you all know that we are preparing for Master Cadre Chemistry as well as Lecturer Cadre Chemistry. So जो आज का हमारा टॉपिक है that is P block elements. This topic is also very useful और helpful for class 12th. So यहाँ पे क्या है P block elements जो आप देख रहे हो यहाँ पे there are 6 groups. Okay, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये सभी जो है इन सभी को कलेक्टिवली हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो वन बाय वन जो है हम ग्रुप को स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें जो है हम 13 और 14 ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जो है ग्रुप नंबर 13 आप देख रहे हो दैट इज़ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो यहाँ पे आपको कैसे लर्न करना होगा इसे दैट इज़ बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके, नेक्स्ट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो यहाँ पे जो है ग्रुप नंबर 14 को आपको कैसे लर्न करना होगा दैट इज़ कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। ओके, सो ये ग्रुप 13, 14 है तो इनको आपको लर्न कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पार्ट में रहेंगे पार्ट 2 जो आएगा उसमें ग्रुप 15, 16, 17 और 18 डिस्कस किए जाएंगे। तो आज जो है ग्रुप 13 और 14 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी जो आप ग्रुप्स देख रहे हो ये सभी ग्रुप्स को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप इस वे से इसे लर्न कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 15 है उसे आप लर्न कर सकते हो ट्रिक के साथ, ना पी ऐसे सबके बीच। ओके, एंड ग्रुप नंबर जो 16 है उसे आप लर्न कर सकते हो ओ स्टाइल से टी पी ओ। एंड जो ग्रुप नंबर 17 है उसे आप लर्न कर सकते हो जो कि हैलोजन ग्रुप होता है, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, सो ऐसे जो है आप इसको लर्न कर सकते हो। जो ये आप टेबल देख रहे हो इसमें जो रेड कलर एलिमेंट्स आप देख रहे हो ये सभी मेटल्स हैं, और जो ग्रीन कलर्ड एलिमेंट्स देख रहे हो वो सभी मेटलॉइड्स हैं, और जो ब्लू कलर्ड एलिमेंट्स देख रहे हो वो जो हैं सभी यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जो अब हम स्टडी करेंगे दैट इज़ जनरल ट्रेंड्स इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो आपको यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 के कुछ एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर 5 रहेगा, और 5 में 8 ऐड करोगे तो एल्यूमिनियम का 13, एल्यूमिनियम में फिर 18 ऐड करोगे तो गैलियम का 31, 31 में फिर 18 ऐड करोगे तो इंडियम का जो है 49, और 49 के बाद जो है थैलियम। ओके, 81 उसमें आप 32 ऐड कर देना। नेक्स्ट जो है हमारे पास इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है दैट इज़ जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो होती है NS2 NP6। ओके, NP6। अब जो ग्रुप नंबर 13 होगा यहाँ पे P जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में फिल होगा जो कि 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि जो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम ये तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल होगी दैट इज़ +3। इंडियम जो है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 भी शो करता है और +1 भी। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा थैलियम। थैलियम जो है जिसको हम TL के साथ डिनोट करते हैं उसको उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज़ +1। तो यहाँ से एक फैक्ट आपको लर्न कर लेना कि थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बाकी ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट होती है दैट इज़ +1। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट है कि अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे, और अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्राइड्स बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड्स किस टाइप की होती है दैट इज़ आपने कोई भी एलिमेंट लिया तो वो किस टाइप के ऑक्साइड बनाएगा? E2O3। और अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कैसी नाइट्राइड बनाएगा? दैट इज़ EN। ये फॉर्म रहेगी। और अगर हम बात करें B2O3 की तो आप यहाँ पे देख रहे हो दिस इज़ बोरोन है। यहाँ पे बोरोन की ऑक्साइड ली है मैंने। तो बोरोन ऑक्साइड जो है यहाँ पे जब इसकी हाइड्रोलिसिस करके जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास एसिड बनता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोरिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ से जो है क्लियर हो जाता है कि जो हमने ऑक्साइड यूज़ की है वो भी उसका भी नेचर जो है वो एसिडिक होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो B2O3 है वो एसिडिक नेचर है, और जो अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, गैलियम ऑक्साइड की बात करें, उनका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक होता है।
है, और जो इंडियम ऑक्साइड है और जो थैलियम ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप से बॉटम की तरफ अगर आप आओगे तो बेसिसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं हम, ऑक्साइड्स जो हैं उनकी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ऑक्साइड की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है यही है कि बोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है H3BO3। रिएक्शन जो है विद वाटर आपने करनी है। जब आप रिएक्शन विद वाटर करोगे तो यहाँ पे जो बोरोन है और एल्यूमिनियम है, ये बात लर्न करनी है कि सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो दोनों स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, और स्टीम के साथ रिएक्ट करके जो बोरोन है वो बोरिक एनहाइड्राइड बनाएगा, और जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड बनाएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि जो गैलियम है, इंडियम है, ये दोनों बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। बोरोन एल्यूमिनियम रिएक्ट करेंगे बट वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इनकी रिएक्शन ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की एसिड्स के साथ क्या रहेगी। तो सबसे पहले जो बोरोन है, बोरोन जो है वो किस टाइप के एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और किस टाइप के साथ नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो बोरोन है, जो एसिड्स नॉन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, उन एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा और रिएक्ट करेगा जिनमें ऑक्सीजन होता है। लाइक बोरोन आप देख रहे हो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ये एसिड है, एसिड के साथ रिएक्ट करके अगेन फिर से बोरिक एसिड बनाएगा। बोरिक एसिड यहाँ पे बना प्लस NO2 गैस यहाँ पे रिलीज हुई। यहाँ पे जो HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड है उनकी रेशियो आपको लर्न करनी है कि 2:1 में प्रेजेंट होते हैं। जो एल्यूमिनियम है वो दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ। लेकिन यहाँ पे मेन बात यही थी कि बोरोन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कौन से एसिड्स के साथ और कौन से एसिड के साथ नहीं करता। फोर्थ है एक्शन विद एल्कली। यहाँ पे आपको ये पॉइंट लर्न करना है कि जो बोरोन होता है वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट तभी होता है अगर टेम्परेचर 773 केल्विन से ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो इंडियम और थैलियम होते हैं वो जो हैं यहाँ पे एल्कली के साथ रिएक्ट नहीं करते। बाकी सभी एलिमेंट्स जो है एल्कलीज के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। एल्यूमिनियम ठीक टेम्परेचर पे ही रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, गैलियम भी हो जाता है, लेकिन बोरोन जो है 773 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर होगा तभी रिएक्ट होगा। और रही बात इंडियम और थैलियम की, वो एल्कलीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट है एक्शन विद हैलोजेंस। अब जब कोई भी एलिमेंट होगा ग्रुप नंबर 13 का, वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली हैलाइड बनाएगा। तो यहाँ पे जो बोरोन हैलाइड है मींस BF3 है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड कह सकते हैं, ये दोनों जो हैं ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं उनको हम लुईस एसिड्स कहते हैं। तो आपको लर्न करना है कि जो BF3 है और एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बोरोन फ्लोराइड है, ये दोनों लुईस एसिड्स का काम करते हैं। और यहाँ पे जो AlCl3 है वो डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये भी आपको लर्न करना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो बोरोन होता है वो डिफरेंट सा बिहेवियर क्यों दिखाता है अपने ग्रुप में से, ठीक है। तो यहाँ पे रीजंस क्या है, तो इसका स्मॉल साइज होता है, और दूसरा इसमें जो है d ऑर्बिटल्स नहीं होते, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी काफ़ी हाई रहती है अपने ग्रुप एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसकी हाई होती है। और जो इसका कलर होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोरोन का कलर होता है दैट इज़ ब्लैक कलर, ठीक है, और ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो हार्ड ब्लैक कलर नॉन मेटल होता है ये, और ये एलोट्रोपी शो करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी और एमरफस फॉर्म में। ये दोनों में जो बोरोन होता है, बोरोन अपने ग्रुप में से एलोट्रोपी को शो करता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के एलिमेंट्स में से हाई होता है। और जो इसकी हाइड्राइड होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। बाकी के कंपेरिजन्स में उनकी हाइड्राइड्स जो हैं वो उतनी स्टेबल नहीं होती जितनी बोरोन की हाइड्राइड स्टेबल होती हैं। और ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स जो होते हैं, क्योंकि उनके साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करता, तो वो जो है इस पे अटैक नहीं कर पाते, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उन पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन बोरोन पे नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है कि जो बोरोन होता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, और जो बोरोन होता है वो एक बोरोन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होके बोराइड्स बनाता है। क्या बनाता है? बोराइड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कोई भी और एलिमेंट नहीं देखा होगा जो मैग्नीशियम के साथ ऐसे रिएक्ट करके, ठीक है, कोई कंपाउंड बनाए, लेकिन इस ग्रुप में से जो है बोरोन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट होता है और बोराइड्स बनाता है। बोरोन डज नॉट डिकम्पोज वाटर। बोरोन जो है वाटर को डिकम्पोज नहीं कर सकता। बोरोन जो है वो रिएक्ट करता है HNO3 के साथ और क्या बनाता है? बोरिक एसिड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट जो है हम हमारे पास बोरोन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो आप ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे हो दोनों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये है कि अगर बोरोन जो है जब एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा, बोरोन एल्कली के साथ रिएक्ट होके सोडियम बोरेट बनाएगा। सोडियम बोरेट बनाने के बाद वो H2 जो है वो भी रिलीज़ करेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब जो है बोरोन एल्कली के साथ रिएक्ट होता है तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ H2। लेकिन जब वो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, हमें पता है कि बोरिक एसिड बनता है। लेकिन आपको यही लर्न करना है कि कौन सी गैस होती है तब, दैट इज़ नाइट्रोजन। बोरोन जो एलिमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोरोन के बारे में आपको सब कुछ जो भी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जितना भी मटेरियल बोरोन का है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस, एंड जब कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तब जो है नाइट्रोजन गैस। ओके, नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। अब बोरोन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले है बोरेक्स। जस्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला देख लो कि क्या होता है बोरेक्स का, दैट इज सोडियम यहाँ पे 2 यूज़ करना है अपने। बोरोन जो है वो है 4, ऑक्सीजन है 7, 2 2 का 4, 4 में 3 ऐड करो 7, 7 में 3 ऐड करो 10। ओके, तो कैसे लर्न करोगे, 2 2 का 4, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 3 ऐड किया 10। तो यहाँ पे सोडियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास जो है Na2B4O7 में अगर हम 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालेंगे तो हमारे पास जो है NaOH एल्कली बनेगा और बोरिक एसिड बनता है। बोरिक एसिड को हम इस तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ये वीक एसिड होता है, ये भी बात आपको लर्न करनी है। जो बोरेक्स बीड होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि बोरेक्स बीड का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज B2O3, दिस इज बोरेक्स बीड। नेक्स्ट है ऑर्थोबोरिक एसिड। ये तो हमने कितनी बार स्टडी कर लिया अभी कि बोरिक एसिड का फॉर्मूला दैट इज H3BO3, या फिर इसे आप लिख सकते हो BOH थ्राइस। अभी हमने प्रिपेयर किया था दैट इज जो है बोरिक एसिड को आप बोरेक्स से भी प्रिपेयर कर सकते हो और डाइबोरेन से भी कर सकते हो। ये तो रिएक्शन हमने अभी की है, दैट इज Na2B4O7 प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करो एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl और इसे हीट करोगे तो आपके पास बोरिक एसिड आ जाएगा। बेसिकली आपको यही पता होना चाहिए कि जो बोरिक एसिड है उसे हम बोरेक्स से भी प्रिपेयर कर सकते हैं और डाइबोरेन से भी। अब जो डाइबोरेन है दैट इज यहाँ पे देख रहे हो B2H6, दिस इज डाइबोरेन। डाइबोरेन में 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालो तो फिर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, बोरिक एसिड। और एक बात और लर्न करनी है कि जो बोरिक एसिड होता है वो एक वीक एसिड होता है, लेकिन कौन सा, मोनोबेसिक होता है ये। अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करें, अगर हम इसकी डिहाइड्रेशन करें तो ये क्या बनाएगा, बोरिक एसिड से क्या बन जाएगा, दैट इज़ बोरिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, आपने हाइड्रोजन जो है उसको रिमूव कर देना है तो B2O3 मीन्स आपके पास बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, B2O3 बोरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो H3BO3 है मीन्स बोरिक एसिड है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसमें जो B होता है, बोरोन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट जो है कंपाउंड वो है डाइबोरेन। अब जो डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है दैट इज B2H6 जो है डाइबोरेन का फॉर्मूला होता है। और जो डाइबोरेन होता है इसे हम कुछ एजेंट्स जो होते हैं हमारे पास उनसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोन हाइड्राइड हो गया, तो इनसे जो है हम इसे प्रिपेयर करते हैं दैट इज डाइबोरेन को। और ये कलरलेस होता है, ठीक है, टॉक्सिक गैस होती है, डाइबोरेन जो है कलरलेस होता है, टॉक्सिक गैस होती है इन नेचर, और ये ऑक्सीजन में बर्न करता है। ऑक्सीजन में जब ये बर्न होगा तो ये इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ करता है डाइबोरेन जब इसे आप ऑक्सीजन में बर्न करते हो। जब भी जो जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनकी जो डिस्ट्रक्शन आपने करनी होती है, ठीक है, तब जो है डाइबोरेन को यूज़ किया जाता है क्योंकि। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लर्न करना है कि इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली ऑन एक्सपोजर टू एयर। ठीक है, तो फायर भी ये कैच करता है ईजिली। ये बात मैंने आपको बता ही दी कि जो बिल्डिंग्स की डिस्ट्रक्शन है उसमें यूज़ किया जाता है इसे, क्योंकि ये काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। नेक्स्ट है कि डाइबोरेन व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया। जब आप डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास जो है बोराजीन बनता है, दैट इज़ बोराजीन। तो बोराजीन का फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ B3N3H6। ठीक है, यहाँ पे 3 3 6 याद करना है, B3N3H6 जो है यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा दैट इज़ बोराजीन का।
तो हम बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। नेक्स्ट है जो हमने स्टडी किया है डाइबोरेन, इसमें जो बॉन्ड होता है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसमें जो बॉन्ड होता है वो बनाना बॉन्ड रहता है, ठीक है, दैट इज़ बनाना बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला होता है AlCl3, और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देता है, और ये भी जो है डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एलम्स। एलम्स क्या होते हैं? ये डबल सॉल्स कहा जाता है, इनको हम डबल सॉल्स कहते हैं। एलम्स जो होते हैं टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर की टैनिंग में यूज़ किए जाते हैं, और एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, और वाटर की प्यूरिफिकेशन में से यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टैनिंग के लिए, एंटीसेप्टिक की फॉर्म में, और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप नंबर 14। अब जो ग्रुप नंबर 14 है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज़ कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इनके जो अटोमिक नंबर हैं दैट इज़ 6, 6 में ऐड करो 8 दैट इज़ 14, 14 में ऐड करो आप 18, नेक्स्ट इज़ 32, 32 में ऐड करो अगेन 18 तो 50 आएगा, 15 में ऐड करो 32 देन इट बिकम्स 82। तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की NS2 दैट इज़ NP6। और यहाँ पे ग्रुप नंबर 14 है, तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड में आता है तो इसका रहेगा 2s2 2p2, और सिलिकॉन थर्ड पीरियड में आएगा तो 3s2 3p2, और जो जर्मेनियम है वो थर्ड पीरियड में आता है, सॉरी यस फोर्थ पीरियड में आता है तो इसका जो रहेगा दैट इज़ 4p2, एंड नेक्स्ट जो है फिफ्थ पीरियड में आएगा 5p2, एंड लेड जो है वो सिक्स पीरियड में आता है तो 6p2। तो यहाँ पे जो कार्बन और सिलिकॉन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन जो और सिलिकॉन है ये दोनों नॉन मेटल है, और जो हमारे पास जर्मेनियम होता है वो मेटलॉइड होता है, ठीक है, क्या होता है? मेटलॉइड होता है। और जो टिन एंड लेड है ये दोनों जो बॉटम वाले दोनों एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। सिमिलरली फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम +4, लेकिन टिन जो लेड दोनों मेटल्स हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। जब हम ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये सिंपल जो है मोनोऑक्साइड्स भी बनाते हैं और डाइऑक्साइड्स भी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपली प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे कार्बन ने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। तो अब इनके नेचर की बात करते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड्स हैं ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, और जो जर्मेनियम और टिन इन ये ऑक्साइड्स एसिडिक होती हैं, और लेड ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होती हैं। ओके, अगर हम बात करें CO2, यहाँ पे डाइऑक्साइड्स बने हैं इनके, तो ये फर्स्ट 3 जो हैं CO2, सिलिकॉन ऑक्साइड और डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, ये तीनों जो हैं वीकली एसिडिक होते हैं, ठीक है। और जो टिन डाइऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होती है, और जो लेड डाइऑक्साइड है वो क्या है? अनस्टेबल। तो यहाँ पे वो अनस्टेबल रहती है। तो यहाँ पे आपको ऑक्साइड्स की नेचर पता होनी चाहिए, पूछा जा सकता है कि कौन सी एसिडिक है, कौन सी बेसिक है, कौन सी एम्फोटेरिक है, कौन सी न्यूट्रल है। ओके, नेक्स्ट है कि जो टिन होता है, अगर हम वाटर की बात करें, जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 14 के वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एक जो है टिन है जो सिर्फ रिएक्ट करता है वाटर के साथ। बस आपको यहाँ से यही पॉइंट लर्न करना है कि टिन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाई हैलाइड्स जो है, अगर हम बात करें कि अगर इनको हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये डाई हैलाइड्स भी बनाते हैं और टेट्रा हैलाइड्स भी बनाते हैं। मींस MX2 की फॉर्म में भी प्रोडक्ट देते हैं हमें, और MX4 की तरह भी प्रोडक्ट जो है देते हैं हमें। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें टेट्रा हैलाइड्स में, तो CCl4 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके, एज कम्पेयर टू सिलिकॉन क्लोराइड, जर्मेनियम क्लोराइड, ओके, एंड टिन क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड। यहाँ पे टेट्रा क्लोराइड्स हैं ये सभी, ओके। CCl4 स्टेबल रहेगा। और अगर हम डाई हैलाइड्स में बात करें तो लेड क्लोराइड जो आप देख रहे हो, लेड डाई क्लोराइड, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये ऑर्डर जो है आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है कैटिनेशन। अब ये कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन में क्या होता है? देखो, कार्बन शोज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन ही है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम, अपने खुद के एटम के साथ लिंकिंग करना, स्ट्रेट चेन के साथ या फिर ब्रांच चेन में। कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो लिंकिंग के साथ बॉन्ड्स बनते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो सबसे कम जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे कम कौन शो करता है? जो कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली में जो लास्ट में एलिमेंट होता है दैट इज़ लेड। तो लेड ही है जो
कम प्रॉपर्टी शो करेगा कैटिनेशन की, तो ये बात लर्न करनी है। कार्बन के बाद सिलिकन, जो है उसके बाद जर्मेनियम शो करता है। जर्मेनियम और टिन जो है दोनों इक्वलेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट है कुछ कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं जो आपके सिलेबस में है। एलोट्रॉपी मीन्स फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट टू और मोर फॉर्म्स। एक ही एलिमेंट टू और मोर फॉर्म्स में जब एग्जिस्ट करता है तो उसके पास एलोट्रोपी की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे एलोट्रोप्स होते क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, बट जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी हद तक जो है आइडेंटिकल रहती हैं। तो यहाँ पे डायमंड एंड ग्रेफाइट है। डायमंड जो है दैट इज़ टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होती है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये सभी में से, और इसको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी में। और डायमंड जो है इसको यूज़ किया जाता है जितने भी हार्ड टूल्स होते हैं उनको शार्प करने के लिए, और जितने भी टंगस्टन फिलामेंट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, और इसको यूज़ किया जाता है जितने भी बोर्ड्स वगैरह होते हैं या फिर रॉक ड्रिलिंग, ठीक है, उनको बनाने के लिए। और केज लाइक स्ट्रक्चर होती है डायमंड की। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स रहते हैं इसमें, और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पाई बॉन्ड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसमें वैंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं, और लेयरी फॉर्म की स्ट्रक्चर होती है इसकी, और हेक्सागनल शेप होती है इसकी, ठीक है, हेक्सागनल कह सकते हैं इसकी ज्योमेट्री को। और जो ईच यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा अटैच होता है, सॉरी ईच कार्बन जो है वो दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। यूजेस कहाँ पे है, ग्रेफाइट को हम ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं, जितनी भी लेड पेंसिल्स होती हैं उनकी कोर्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और जितने भी ड्राई सेल्स और बैटरीज होती हैं वहाँ पे ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक बात और लर्न करनी है कार्बन के रिलेटेड। जितना भी यहाँ पे गैस है, जैसे वाटर गैस, पहले भी मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में, कि वाटर गैस को डिस्कस किया था मैंने। वहाँ पे जो है वाटर गैस को आपको लर्न करनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब H2 होता है तब उसे हम वाटर गैस कहते हैं, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ N2 होता है तब उसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। और जो यहाँ पे सिलिका का फॉर्मूला है वो भी आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है सिलिकेट्स। अब ये सिलिकेट्स क्या होते हैं, देखो, सिलिकेट्स आर द ऑक्सो एनायंस ऑफ सिलिकन हैविंग सिलिकन ऑक्साइड यूनिट्स, ठीक है। तो वो ऑक्सो एनायंस होते हैं सिलिकन के ही जिसमें ये यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जो आप देख रहे हो। दीज आर मतलब फॉर्मिंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और जो वहाँ पे ज्योमेट्री बनती है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। जो सिलिकेट्स होते हैं उनके सोर्स क्या हैं, रॉक्स से मिलते हैं हमें, क्ले से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती हैं सिलिकेट्स की, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फेल्सपार हो गया, माइका इज़ ऑल्सो जो है दैट इज़ सिलिकेट, ओके। जियोलाइट्स भी एक सिलिकेट्स की फॉर्म में है, सिलिकेट्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज एस्बेस्टॉस, ये भी सिलिकेट्स होते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, यहाँ पे ये था दैट इज़ सिलिकेट, ओके। भी कौन सा जो है सिलिकेट नहीं है, तो बेसिकली फेल्सपार ये फेमस सिलिकेट्स हैं यहाँ पे, माइका, जियोलाइट, एस्बेस्टॉस, ओके। तो स्ट्रक्चर जो रहती है, स्ट्रक्चर जो होती है सिलिकेट्स की, उसमें जो सिलिकन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और जो यहाँ पे ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहती है ड्यू टू सिलिकॉन ऑक्साइड। यहाँ पे आप देख रहे हो सिलिकन टेट्राऑक्साइड, ओके। तो ये बात जो है आपको लर्न करनी है सिलिकेट्स की। ये 4 के 4 एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न करने हैं, फेल्सपार, माइका, जियोलाइट एंड एस्बेस्टॉस। नेक्स्ट है जियोलाइट्स जो होते हैं, दे आर सिलिकेट्स, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जियोलाइट्स होते हैं, इफ़ एल्यूमिनियम एटम्स रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स फ्रॉम अ 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर नोन एज एल्यूमिनोसिलिकेट इज फॉर्मड विच रिक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सोडियम जियोलाइट है जो आप देख रहे हो नीचे। तो जियोलाइट में जीन का मतलब होता है बॉइलिंग, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो सोडियम जियोलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजेस क्या हैं जियोलाइट के, यहाँ पे इसको हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज़ करते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है, आइसोमेराइजेशन में यूज़ किया जाता है। और जो जियोलाइट ZSM है, ZSM5, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस जियोलाइट जो है, दिस सिलिकेट जो है, इसे हम यूज़ करते हैं अल्कोहल को कन्वर्ट करना हो गैसोलीन में, ओके। अगर अल्कोहल को कन्वर्ट करना है गैसोलीन में तो ZSM को यूज़ किया जाता है, और इसको हम वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको जनरल फार्मूला पूछा जाए जियोलाइट का तो वो होता है Na2Z, ठीक है। तो दिस इज़ जनरल फार्मूला फॉर जियोलाइट।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दैट इज़ द कैटिनेशन इज़ बेस्ट फॉर्म्ड बाय, कैटिनेशन की बेस्ट प्रॉपर्टी किनके द्वारा शो की जाती है, आंसर है कार्बन। विच सब्सटेंस विल कंडक्ट द करंट इन द सॉलिड स्टेट, तो ये क्वेश्चन वैसे सॉलिड स्टेट में से है लेकिन इसको आप इसके साथ भी लिंक कर सकते हो क्योंकि कार्बन फैमिली हम स्टडी कर रहे हैं। तो ग्रेफाइट है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ग्रेफाइट में कार्बन यूज़ होता है, दैट्स वाई पी ब्लॉक एलिमेंट की ही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। ओके तो अब जो है हमारे पास कुछ MCQs हैं, तो कुछ 20 और 21 MCQs रहेंगे यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है MCQ, विच ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है इन नेचर। तो मैंने बताया था कि जो ऑक्साइड्स होती हैं बेसिसिटी जो है उनकी डाउनवर्ड जो है इंक्रीज होती है, तो लास्ट वाला ऑब्वियसली मोर बेसिक रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट का जो है दैट इज़ डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरोन ट्राईहेलाइड इज़, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जो है बोरोन ट्राईहेलाइड का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक करेक्टर जो है इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए। यहाँ पे जो बोरोन आयोडाइड आप देख रहे हो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होती है इन नेचर, तो दैट मीन दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ओनली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो इन चारों में से कौन सा है जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ओनली, दैट इज़ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सिर्फ और सिर्फ जो है बोरोन ही बनाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बोरोन। ओके तो बोरोन इज़ द करेक्ट आंसर। विच इज़ करेक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड जो है उसकी करेक्ट आपको स्ट्रक्चर बतानी है, तो वो कौन सी है, दैट इज़ यहाँ पे B13C12, तो ये रहेगी इसका करेक्ट आंसर B13C12। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन मेडिसिन एज एन आई वॉश, किसको जो है मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं आई वॉश के लिए, दैट इज़ फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए, दैट इज़ फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ए, दिस वन। ओके H3BO3 दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर बोरिक एसिड। व्हाट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ BF3, अगर हम BF3 की हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या जो है प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ हमें बोरिक एसिड मिलेगा एंड हमें HBF4 जो है एज अ प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ विच कंपाउंड इज़ नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन जो है किसे कहा जाता है, दैट इज़ सेवंथ का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ B3N3H6। व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट जो सेवंथ है ना उसमें से जो है H6 है ना उसको आप रिमूव कर दो। ओके तो जो है B3N3 जो आपके पास रिमेनिंग रहेगा उसे हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ही कहते हैं। ओके व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मेटास्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ H2SNO3, सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर मेटास्टेनिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरीन कंटेन्स डैश रिंग्स having 6 carbon atoms and dash rings having 5 carbon atoms, तो 6 कार्बन एटम्स कितने रिंग्स में होते हैं और 5 कार्बन एटम कितने रिंग्स में होते हैं फ्लोरीन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 10th का दैट इज़ ए। 20 जो हैं 20 रिंग्स में जो है 6 कार्बन एटम्स होते हैं और जो 12 रिंग्स हैं उसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। नेक्स्ट है कॉमन फार्मूला ऑफ सिलिकॉन्स, कॉमन फार्मूला होता है जो सिलिकॉन्स का दैट इज़ R2SiON, ये कॉमन फार्मूला रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बटर ऑफ टिन, तो हम बटर ऑफ टिन जो है किसको कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी SnCl4 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। SnCl2 तो सभी में कॉमन था लेकिन यहाँ पे H2O के मॉलिक्यूल्स आपको लर्न करने की 5 होने चाहिए तभी जो है उसे हम बटर ऑफ टिन जो है कहेंगे। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स ओन ऑक्साइड, तो वो कौन सा यहाँ पे मेटल है जो अपनी ही ऑक्साइड से अपने को प्रोटेक्ट करता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एलुमिनियम, एलुमिनियम इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि एलुमिनियम जो है उसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है या फिर एम्फोटेरिक होती है या फिर नन, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एम्फोटेरिक। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मोहर सॉल्ट इज़, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं मोहर साल्ट में वो कितने होते हैं, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 का दैट इज़ बी, 6 होते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन मोहर साल्ट। लेड पेंसिल कंटेन्स
लेड पेंसिल में क्या होता है, PBS, ग्रेफाइट या फिर आयरन सल्फाइड या फिर ओनली लेड। तो लेड पेंसिल में जो है दैट इज ग्रेफाइट होता है। ओके, क्या होता है, दैट इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि जो सॉलिड CO2 होती है इज नोन एज ड्राई आइस बिकॉज, उसे हम ड्राई आइस कहते हैं। क्यों, बिकॉज क्यों कहा जाता है इसे ड्राई आइस, दैट इज इट मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इवेपोरेट्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, it evaporates at -78 डिग्री सेल्सियस विदाउट मेल्टिंग, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 199 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो 17 का करेक्ट आंसर है वो है सी, कि इट इवेपोरेट्स एट -78 डिग्री सेल्सियस विदाउट मेल्टिंग। नेक्स्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो रेड रेड लेड होता है, ठीक है, रेड लेड जो होता है उसका फॉर्मूला बताइए। तो जो रेड लेड का फॉर्मूला होता है दैट इज़ PB3O4। ओके, क्या फॉर्मूला रहेगा, दैट इज़ PB3O4, 3 4। ओके, कैसे लर्न करना है, 3 4। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइट लेड, वाइट लेड का क्या फॉर्मूला होगा, 19 का है, दैट इज़ यहाँ पे ये फॉर्मूला रहेगा वाइट लेड का, दिस वन। ओके, लेड कार्बोनेट के साथ भी आएगा और लेड हाइड्रोक्साइड के साथ भी आएगा, लेकिन जब लेड ऑक्साइड के साथ आएगा तो वो रेड लेड होगा, और जब वो कार्बोनेट के साथ भी आएगा और हाइड्रोक्साइड के साथ भी आएगा तो वो फॉर्मूला रहेगा वाइट लेड का। नेक्स्ट जो है परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज, लेड पेंसिल है उसे लेड पेंसिल कहा गया है, उसमें लेड की परसेंटेज पूछी है, तो यहाँ पे जो उसकी परसेंटेज होती है वो 0 होती है। ओके, लेड की कोई भी परसेंटेज नहीं होती लेड पेंसिल में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोस्ट डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा होता है, आयरन, कॉपर, बोरोन या फिर लेड। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस जो रहेगा दैट इज़ लेड। So this is all about the group number 13 and 14 of P block elements. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एज यू ऑल नो दैट जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की वो अनाउंस हो चुकी हैं। ओके, 29 को जो है वो आपका साइंस और मैथ्स का पेपर रहेगा, तो उसके लिए जो है आपको जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं मेरे चैनल पे वो सभी आप देख लीजिए। ओके, क्योंकि वो सभी चैप्टर्स जो है सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की ही वीडियो अपलोड की गई है। ओके, अभी भी वीडियोस अपलोड होंगी, जैसे P ब्लॉक की होंगी, अभी DF ब्लॉक एलिमेंट्स की भी वीडियोस अपलोड होंगी। ओके, तो ये चैप्टर्स जितना भी इसमें से जस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम करेंगे, MCQs पे ज़्यादा फोकस रहेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।